Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 जनवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इक्वाडोर को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 अलग अलग पेयर्स बनाकर दिए गए हैं, 3 अलग अलग जोड़े बनाकर दिए गए हैं। अब इन पेयर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एक तरफ ट्रेडिशन है और एक तरफ स्टेट है। आपको बताना है कौन सा ट्रेडिशन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो इन 3 पेयर में से कौन से करेक्ट पेयर्स आपको नजर आएंगे वो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है। तो पहला यहाँ पर पेयर ये बोलता है चापचारकुट फेस्टिवल, क्या ये मिजोरम का ही ट्रेडिशन है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो हमारा बेसिकली जो ट्रेडिशन 2 है वो ये बोलता है कोंगजोम परबा बलद, क्या ये मणिपुर का ट्रेडिशन है। फिर है थांगता डांस, क्या ये सिक्किम का ट्रेडिशन है। इन तीनों में से कौन कौन से जो जोड़े हैं वो बिल्कुल करेक्ट है ये आपने बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली या फिर ऑप्शन डी 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो एक आर्टिकल की पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर स्नेक की, सांप की एक नई प्रजाति के बारे में खोज की है जिसका नाम है बोनाबोआ। इसको हम बोनाबोआ हिंदी में बोल रहे हैं, वैसे इंग्लिश में ज़्यादातर जो आपने आर्टिकल्स के अंदर नाम देखे होंगे ना वो नाम है ड्वार्फ बोआ, ठीक है ना। ड्वार्फ मतलब होता है बोना, इस वजह से यहाँ पर इसको हिंदी में बोनाबोआ बोला गया है। तो ड्वार्फ बोआ लगातार न्यूज़ में, इवन द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो डाउन टू अर्थ के अंदर भी ये आर्टिकल आया हुआ है, आ न्यू ड्वार्फ बोआ स्पीशी डिस्कवर्ड इन इक्वाडोर। इसी वजह से इक्वाडोर को मैप में देखने के लिए भी मैंने आपसे बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद में द हिंदू ने भी इस आर्टिकल को कवर किया। ऐसे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस प्रजाति के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है ड्वार्फ बोआ है क्या, है ना। तो आपने ध्यान रखना है स्नेक की ही एक प्रजाति है। बाकी जैसे अगर आप नॉर्मल ड्वार्फ बोआ की जो प्रजातियां देखोगे, जो नॉर्मल ड्वार्फ बोआ के जो सांप होते हैं ना इस पर्टिकुलर प्रजाति के, वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, 5-5 फीट 6-6 फीट के सांप भी होते हैं। लेकिन इसी की यहाँ पर एक सबसे छोटी प्रजाति यानी कि बोना बोआ जिसको बोला गया है ना, वो वाली प्रजाति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पिक्चर आप देख पाओगे इंटरनेट पर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ये है बेसिकली उस ड्वार्फ बोआ का पिक्चर, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो कितने साइज़ का, लगभग 20 सेंटीमीटर्स का, 7.8 इंचेस का पतला सा यहाँ पर ये सांप आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग ड्वार्फ बोआ बोल रहे हैं। उसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। ये जो ड्वार्फ बोआ वाला सांप है ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली का नाम है ट्रोपिडोफिडाई। ये यहाँ पर इस फैमिली का नाम है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी स्पेलिंग आपको दिखा दूंगा। कहाँ पे पाया गया है, इक्वाडोर के अंदर पाया गया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर हम बारे में चर्चा करते हैं तो ये जो स्नेक है ना थोड़ा सा ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ पैचेस भी नजर आएंगे, गर्दन के पास थोड़े से ज़्यादा पैचेस हैं। बाकी यहाँ पर जो इसका सर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर देखने को मिल जाता है। बॉडी पे थोड़ा लाइट ब्राउन है, लेकिन सर के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आपको नजर आएगा। बाकी ध्यान रखना है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रोपिडोफिडाई, ये यहाँ पर इसका नाम है, इस पर्टिकुलर फैमिली से ये बिलोंग करता है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, आपको ये हेल्प करेगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जब आप पेज नंबर 1 को देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आता है ये वाला,
देखो यहाँ पर चर्चा की जा रही है ब्राज़ील के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा ब्राज़ील के इलेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे, इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस पढ़ाए थे। लगातार 2-3 दिन मैंने इंडिया ब्राज़ील के बारे में चर्चा की है। इनफैक्ट जो मॉर्निंग का वीडियो होता है उसमें मैंने परसों ही ब्राज़ील की लोकेशन आपको समझाई थी, याद आ रहा होगा, है ना? दोनों वीडियोज़ में मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। लेकिन हुआ क्या है कि 8 जनवरी को ब्राज़ील के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। क्या हालात ख़राब हो गए? जो लोग हैं ना, वो आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से सड़कों पर आ गए और काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ यहाँ पे करी है। अब ये लोगों ने तोड़फोड़ क्यों की है? जैसे आपने यूएस के अंदर जो कैपिटल हिल पर आपको पता होगा जो पूरा का पूरा वायलेंस हुआ था, लोग यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर घुस गए थे, है ना? जो सिनेरियो आपको वहाँ देखने को मिला था ना, उसी प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर आपको ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगा। हुआ क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, ये सब लोग यहाँ पर ब्राज़ील के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, यानी कि जो आज के समय पर प्रेसिडेंट है, इनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे जैर बोल्सोनारो, उन्हीं के सपोर्टर हैं ये सारे लोग, ठीक है ना? तो ब्राज़ील के अंदर रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन के अंदर में दो लोगों के बीच में बहुत कांटे की टक्कर होती है। एक तरफ तो यहाँ पर ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे ऑलरेडी, जिनका नाम जेर बोल्सोनारो है, ये दूसरे यहाँ पर आप कह सकते हो जिनका नाम है लूला डाल सिल्वा, ये दूसरे व्यक्ति थे। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत टक्कर का आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो रहा और कुछ ही वेटों से यहाँ पर क्या होता है कि जो बोल्सोनारो है यह हार जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोल्सोनारो के सपोर्ट में थे। इवन आपने यहाँ पर एक फुटबॉलर का नाम सुना होगा, नेमार जूनियर का, ब्राज़ील के टीम के कैप्टन, उन्होंने भी यहाँ पर बोल्सोनारो को सपोर्ट किया। तो काफ़ी सारे लोग बोल्सोनारो के सपोर्ट में थे। लोगों को लग रहा था कि बोल्सोनारो जीतेंगे, लेकिन बहुत माइनर तरीके से आप कह सकते हो बोल्सोनारो हार जाते हैं और एक नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं लूला डा सिल्वा। तो बोल्सोनारो के जो सपोर्टर है ना, ये चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और ना ही बोल्सोनारो ने ये चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं कि हाँ मैं हार चुका हूँ। तो एक्सेप्ट ना करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से जो तोड़फोड़ है ना वो मचाई जा रही है। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे इस देश का जो कांग्रेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यानी कि जहाँ पर प्रेसिडेंट बैठते हैं, वहाँ तक जो लोग हैं वो पूरी तरह से घुस चुके हैं। इवन जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तक लोगों ने घुसकर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करी है। ऐसा यहाँ पर कई सारे वीडियोज़ के अंदर आपको ट्विटर पर देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा इंसिडेंट हमने ऑलरेडी देखा था कहाँ पर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर इस प्रकार से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी, जब ये पूरा जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का यहाँ पर इलेक्शन चल रहा था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूएस के अंदर भी एक इसी प्रकार का कैपिटल इन्वेजन देखने को मिला था, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर ये लूला हैं, यानी कि जो अभी नए वाले प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ब्लेम किया है पुराने वाले प्रेसिडेंट को कि ये अपने ही सपोर्टर्स को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं, उनको और उकसा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो लोग हैं ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और इसको देखते हुए दुनिया भर से कई ज़्यादा चिंता वाला रिस्पॉन्स निकल कर आया है। इवन यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि देखो जो भी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बातें यहाँ पीएम मोदी ने बोली है। साथ ही साथ में जो बाइडन ने भी ट्वीट किया है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लीडर्स ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि बिल्कुल यहाँ पर डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट निकल कर आया आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर लोग इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी किस बात की यहाँ पर रह गई है। इवन आप देख पाओगे इसका इम्पैक्ट ना आने वाले समय पर कुछ और कंट्रीज़, कुछ और डेमोक्रेसीज़ के ऊपर भी पड़ सकता है। अगर यहाँ पर ये चीज़ें पलट जाती हैं तो यहाँ पे हालात और ख़राब हो जाते हैं, तो दूसरे देशों के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेसी चल रही है, फिर वहाँ पर भी इस प्रकार का वायलेंस नज़र आएगा। तो ये एक चिंता वाली बात आज के समय पर देखने को मिल रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो एक काम और करना, ब्राज़ील को वैसे तो आप बहुत अच्छे से लोकेशन में देख ही चुके हो, क्योंकि ये लोकेशन मैं आपको पहले कवर करवा चुका हूँ, आज से कुछ दिनों पहले की बात है। आज फिर एक काम करना, ब्राज़ील को अच्छे से मैप में देख लेना। चलो मैं ही दिखा देता हूँ मैप में। आप ब्राज़ील का मत देखो, इक्वाडोर को देखना है। इक्वाडोर कहाँ पर है? वैसे यहीं पर आपको इक्वाडोर भी देखने को मिलेगा। चलो मैं बताता हूँ। ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। होता क्या है, अब इधर साउथ अमेरिकन है, बीच में अफ्रीका आएगा, फिर उधर यहाँ पर पूरा एशिया आएगा, है ना। इस प्रकार से आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा। जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पर जो येलो कलर का पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी कंट्री है पूरे साउथ अमेरिका में, जिसको हम लोग ब्राज़ील बोलते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल आपको यहाँ पर ब्राज़ीलिया नज़र आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर रहा ब्राज़ील। ब्राज़ील से कई सारी जो कंट्रीज़ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। इवन आप यहाँ पर देख पाओगे ब्राज़ील का जो बेसिकली एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो अटलांटिक ओशन से लगता है। यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन भी दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ हिस्सा आप देखोगे, जैसे यहाँ पर हो गया बोलीविया, बोलीविया के बाद इधर पैराग्वे, पैराग्वे के बाद यहाँ पर उरुग्वे, देन उसके बाद में यहाँ पर पेरू, देन यहाँ पर कोलंबिया हो गया, देन इधर वेनेजुएला हो गया, देन ऊपर यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ है, गुआना, फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंच
सॉरी यहाँ पर फ्रेंच गुआना ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंट्रीज़ भी क्या है, ब्राज़ील के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। इवन सूरीनेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सब के सब बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं फ्रांस के साथ में। या फिर आप कह सकते हो अर्जेंटीना का भी एक छोटा सा जो बॉर्डर है ना, वो यहाँ पे ब्राज़ील के साथ में लग जाता है। तो इवन अगर हम पूरे साउथ अमेरिका के मैप को देखें, तो अगर हम इक्वाडोर को हटा दें और इक्वाडोर और चिली को हटा दें, तो इन दोनों देशों को हटाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये ब्राज़ील के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर कर रही हैं। तो ये याद रखने का एक आसान तरीका भी हो सकता है। इक्वाडोर चिली को हटा दो, बाकी सारे देश यहाँ पर बाउंड्रीज़ को शेयर करते हुए नजर आएंगे ब्राज़ील के साथ में। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब इक्वाडोर मैंने बोला है तो यहीं पर आपको इक्वाडोर भी देखने को मिलेगा। जस्ट ये रहा ब्राज़ील, ब्राज़ील के पीछे पेरू और पेरू के पीछे यहाँ पर आपको इक्वाडोर नज़र आएगा। ठीक है। जो अमेज़न के जंगल है ना, वो यहाँ पर ही सबसे मतलब अमेज़न के जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। बाकी अमेज़न के जंगल इस ब्राज़ील के आसपास के देश में भी यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। इससे पहले वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वो जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और उससे पहले जो हमने स्नेक वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, अगेन वो भी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के अंदर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो क्या बात करता है कि देखो एक स्टडी निकल कर आई है। उस स्टडी ने ये बताया है कि जो हमारी ओजोन लेयर है ना, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान पहुंच रहा है और आने वाले समय पर और पहुंचेगा। वो ओजोन लेयर अब थोड़ा सा सही होती हुई नज़र आ रही है। वो ओजोन लेयर अब यहाँ पर थोड़ा सा हील होती हुई नज़र आ रही है। ओजोन लेयर को कोई नुकसान जो पहुंचा है ना, वो नुकसान भरता हुआ नज़र आ रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। तो वो जो ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली सही हो जाएगी आने वाले कुछ 43 सालों के अंदर, 43 सालों के अंदर में। तो लगभग 43 ईयर्स में अगर हम बोलें तो ये समय आ जाएगा 2066 का। 2066 में अगर हम देखें तो जो ओजोन लेयर है ना, वो कम्प्लीटली सही हो जाने वाली है। जो भी ओजोन लेयर के अंदर छेद वगैरह हो चुके हैं, जो भी ओजोन लेयर के अंदर होल हुए हैं, होल होने की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है, वो नुकसान यहाँ पर पूरा हो सकता है। नुकसान बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर की जा सकती है आने वाले समय में। तो अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का मेन काम क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है ना, उसकी सुरक्षा करना। कैसे करता है वो सब डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, करंट इशू में ये है क्या। ठीक है, तो अर्थ का एक प्रोटेक्टिव आप कह सकते हो कि अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने वाली यहाँ पर ये लेयर है, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये लेयर हील हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पर जो भी इसके अंदर नुकसान पहुँचा है ना, वो नुकसान भरता हुआ नजर आया है। वो नुकसान यहाँ पर आप कह सकते हो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा यहाँ पर यूएन की रिपोर्ट ने ये बोला है। इवन यहाँ पर पॉल न्यूमैन ने ये मेंशन किया कि आने वाले समय में हम लोग देख पाएंगे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेटर हो सकती हैं ओजोन लेयर के मामले में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार ओजोन लेयर क्या होती है। ये तो आपने आर्टिकल में समझ लिया, करंट इशू में समझ लिया कि हाँ ओजोन लेयर अभी न्यूज़ में है, कारण क्या है वो आपने समझा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड डेटा जिसको आपने लिंक करना होगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी जब आप सर्च करोगे तो। ठीक है, तो ओजोन लेयर पढ़नी क्यों है इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि पिछले साल ये सितंबर में न्यूज़ में थी, फिर उससे पहले यहाँ पर मार्च में न्यूज़ में थी। तो पिछले साल भी ये चर्चा में था और अब भी ये चर्चा में एनवायरमेंट का हिस्सा भी है। तो आपका एग्जामिनेशन के लिए वैसे ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजोन लेयर होती क्या है और थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की एक स्पेशल फॉर्म है। वैसे ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं है ना, सांस जो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको हम लोग O2 बोलते हैं। लेकिन ये जो ओजोन है ना, ओजोन के अंदर जो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, इसका जो केमिकल फार्मूला है ये O2 नहीं है, ये O3 है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। O3 है यहाँ पर इसका एक केमिकल फार्मूला। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ज़्यादातर जो ओजोन होती है कहाँ पे होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर। कितनी दूरी पर होती है अगर आप देखोगे तो पृथ्वी से ऊपर जब जाओगे तो 10 से लेकर 40 किलोमीटर तक जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो वो रीजन कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स आती हैं, उसी में स्ट्रेटोस्फेयर नाम की एक लेयर आती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो रीजन है, यहीं पर ओजोन लेयर देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की 90% ओजोन लेयर्स यहीं पर पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। बात क्लियर हो गई। अब ओजोन लेयर के भी अपने क्लासिफिकेशंस होते हैं। मतलब ओजोन लेयर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। दोनों के बीच का कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए।
गुड ओजोन की बात करें तो ये प्रकृति की ही देन है। नेचुरली हम लोग को ये गुड ओजोन मिलती है। कहाँ पर मिलती है? मैंने आपको बताया अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उसमें से जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है ना, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ओजोन है ये क्या करता है? ये हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अगर सन की किरणें डायरेक्ट पड़ने लगी ना तो फिर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं इंसान के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, सभी चीज़ के लिए। जो मैरीन एनिमल्स हैं यानी कि जो समुद्र के अंदर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर फिल्टर करता है, आप ऐसा कह सकते हो। सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, इनसे हम लोग को बचाने का काम करता है ये ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये गुड ओजोन है। गुड ओजोन का काम क्या है ये भी आपने समझा। और गुड ओजोन नेचुरली मिलती है, नेचुरली ये प्रकृति की ही देन है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय से ये गुड ओजोन को हम बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। बर्बाद मतलब यह है कि कई सारी जगह में ओजोन लेयर के अंदर एक होल भी पाया गया है। रिसेंटली भी जो आर्टिकल आया था वो बेसिकली बात करता था कि एक जगह पर ओजोन लेयर में होल पाया गया, छेद पाया गया, जहां से अब क्या होगा कि उस लेयर में से डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सन की रेज जो है ना वो पार हो जाएंगी और सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली पड़ेंगी। तो पिछले कुछ समय पर ये ओजोन लेयर थोड़ी सी और हल्की होती हुई नजर आई है। हल्की इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग ढेर सारा पोल्यूशन कर रहे हैं। पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन है जो कि ओजोन लेयर को बर्बाद करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैन मेड केमिकल्स हैं। अब कौन कौन से केमिकल्स हैं? जैसे आप देखोगे यहाँ पर ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में सबसे पहला आता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ साथ दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर हेलोन्स, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये कुछ यहाँ पर केमिकल्स हैं जो कि इंसान ना अलग अलग चीज़ों के अंदर यूज़ कर रहे हैं और ये केमिकल्स रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि हमारी ओजोन लेयर को कमज़ोर बना रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जो नेचुरल वाली ओजोन लेयर है, ये तो हमने बात की है गुड ओजोन के बारे में। अब थोड़ा डिस्कशन करेंगे बैड ओजोन के बारे में। ये बुरी वाली ओजोन क्या है? तो ये बुरी वाली ओजोन अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है यानी ट्रोपोस्फेयर में। जो अच्छी वाली ओजोन है वो कहाँ पे पाई जाती है? अर्थ के अपर वाले एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन बुरी वाली कहाँ पे पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में। अब ये ट्रोपोस्फेयर मतलब कि जो ग्राउंड लेवल है, हमारा जो ग्राउंड लेवल है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ये बुरी वाली है। अब ये बुरी वाली ना नेचुरली नहीं मिलती है, अच्छी वाली तो नेचुरली मिल रही है, ये बुरी वाली हम खुद बना रहे हैं। ये बेसिकली पॉल्यूशन है एक प्रकार का। ये ओजोन कब बनती है? जब ढेर सारा पोल्यूशन कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉडी से निकल रहा होता है, केमिकल प्लांट से निकल रहा होता है। ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पर एक प्रकार का एक गंदा सा पोल्यूटेड ओजोन का लेयर यहाँ पर बना देता है। ठीक है, जो सरफेस लेवल का ओजोन होता है ये बहुत खतरनाक होता है, ये एक तरीके से प्रदूषण ही है। ठीक है, ये आप यहाँ पर कह सकते हो। तो गुड ओजोन, बैड ओजोन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार पिछले समय में, क्योंकि आर्टिकल में ये बोल जा रहा है कि ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा है वो धीरे धीरे भर रहा है, आने वाले समय पर सब ठीक हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो हुआ क्या, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हुई कैसे? तो ओजोन लेयर यहाँ पर इतनी ज़्यादा पतली हो रही है या कहीं कहीं पर छेद होते जा रहे हैं, वो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ढेर सारा जो पोल्यूशन है वो आज के समय पर रिलीज़ हो रहा है और उस पोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मैंने आपको ये बता ही दिए हैं हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, HCFCS, उसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी जो केमिकल्स हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स हैं ना, पता है इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? कूलेंट्स के अंदर, यानी जो हमारे जो फ्रिज वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इनके अंदर ज़्यादातर यहाँ पर इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और यही यहाँ पर रिलीज़ होकर हमारी ओजोन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि अगर मान लो ओजोन लेयर डिप्लीट हो भी गई, पतली हो गई या छेद हो गया कहीं पर, तो नुकसान क्या पहुँचेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नुकसान यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा ह्यूमन हेल्थ को, जो आपकी, मेरी, हम सब की यहाँ पे जो मानव की हेल्थ है ना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है। कैसे? इससे यहाँ पर ये होगा कि अगर ओजोन लेयर पतली होती है तो इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, यानी कि सन की जो डायरेक्ट किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ये डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक पहुँचेंगी जो कि पहुँचनी नहीं चाहिए और इससे यहाँ पर स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ पैदा होने लगेंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इंसान के लिए होगा। या फिर आप कह सकते हो अगर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज आँखों के तक पहुँचती है, ठीक है ना, आपको पता होगा इस वजह से कुछ लेंस वगैरह आते हैं जो कि यूवी प्रोटेक्टिव लेंस होते हैं, यानी कि आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज आंखों के अंदर मोतियाबिंद तक कर सकता है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक है। दूसरा, प्लांट्स के लिए भी यहाँ पर ये खतरनाक है, क्योंकि इस यूवी रेडिएशन की वजह से
जो प्लांट्स का जो ग्रोथ होने का पूरा प्रोसेस होता है, जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ते रहते हैं वो ग्रोथ होने का प्रोसेस पूरी तरह से रुक सकता है, ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो इससे यहाँ पर प्लांट ग्रो करने बंद कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मैरिन इकोसिस्टम है, समुद्र के अंदर का पूरा सिस्टम है, कई सारे जीव वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसमें खासकर आता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली यहाँ पर एक्वेटिक फूड वेब के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये फाइटोप्लैंक्टन को काफ़ी सारे जानवर खाते भी हैं, बट आप देखोगे जो ये फाइटोप्लैंक्टन आपको नज़र आएगा ना, ये भी सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ती हैं तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उसके बाद में समुद्र के ऊपर, देन उसके बाद में साथ ही साथ में प्लांट्स के ऊपर भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है यूवी रेस का। तो आप समझ गए होंगे कि ओजोन अगर ख़त्म होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। बाकी हम लोग पिछले कुछ समय में देखो ये चीज़ें ना पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही हैं कि हाँ ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और इसी को टैकल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव हम लोगों ने उठा रखे हैं, जैसे वीना कन्वेंशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स को कई सारे देशों ने ज्वाइन भी किया है। आप देखोगे 1985 का वीना कन्वेंशन जो है, इसका काम यही था कि ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए जाए। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जिसको कई सारे देशों ने साइन किया, और इवन ये बात ध्यान रखना इंडिया भी यहाँ पर वीना कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था 18 मार्च 1991 में, और हमने भी यहाँ पर कसम खा ली थी कि हाँ हम भी यहाँ पर ओजोन लेयर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद वीना कन्वेंशन के बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी इसी प्रकार का एक अग्रीमेंट देखने को मिलेगा जिसका मकसद था ओजोन लेयर को बचाया जाए। अब ये ओजोन लेयर को कैसे बचाएगा, इसका मकसद ये था कि देखो जो यहाँ पर ओजोन लेयर को ख़त्म करने वाले सब्सटेंस हैं, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इसका कंजम्पशन कम से कम किया जाए, या फिर कर रहे हो तो एक रेगुलेटेड वे में किया जाए, इसको पूरी तरह से कंट्रोल करके किया जाए। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूरा मकसद था। इससे क्या होगा, अगेन जब इसका कंजम्पशन कम होगा तो ये ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होगा, ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होगा तो हमारे ओजोन को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इंडिया यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी हिस्सा है, इसका हिस्सा बना था 19 जून 1992 में। इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंडिया भी काफ़ी सारे रेगुलेशंस लेकर चलता है कि हम लोग यहाँ पर ओजोन को बेसिकली बचा कर चलें। भारत के पास में कई सारे इसी प्रकार के एक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, हाइड्रोकार्बन का सेफ यूज़ कर सकें। इसको लेकर भारत में कई सारे लॉज हैं, जैसे पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम रूल्स 1976, जिनका मकसद है यहाँ पर ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको आर्टिकल क्लियर हो चुका है। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बता दूं इन कन्वेंशन को लेकर कि भारत इसका हिस्सा है या नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। बाकी आपको बताऊंगा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कई सारे कॉन्फ्रेंस को लेकर, कई सारे कन्वेंशन को लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये था आर्टिकल, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट होता है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा और यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे बोला गया है इक्वाडोर को मैप में देखना है, तो देखना है। देखने के बाद में किस किस के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, इसके आसपास कौन कौन से आइलैंड हैं, या फिर कौन से समुद्र से ये टच करता है अपनी बाउंड्रीज को, वो सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। आप लगातार पार्टिसिपेट करते हो ना कमेंट में, तो इससे पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर इन वीडियोज़ को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नाउ आज पहले आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज का एडिटोरियल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा चलेगा। सारे के सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल हो, एडिटोरियल हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपने डिटेल से चीज़ों को पढ़ना है और सुनना है। मैं अच्छे से बहुत आसान से शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड हाउ इंडिया कैन यूटिलाइज दिस क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन अचीविंग इट्स एनर्जी एंड क्लाइमेट गोल्स। यानी कि देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिसेंटली न्यूज़ में था, आज से 2 दिन पहले न्यूज़ में था, आपको पढ़ाया गया है डिटेल से, दोनों वीडियोज़ के अंदर पढ़ाया गया है। इसके ऊपर आप ऑलरेडी एक मेंस आंसर राइटिंग कर चुके हो, लेकिन वो बेसिकली क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़कर आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन ये है,
उस समय ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो आपसे पूछ लिया गया था, तो आपने पूरा प्रोसेस समझाया था। अब ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे, प्लस इसमें क्या क्या, इसको लागू करने में क्या क्या परेशानियां हम लोग को फेस करने को मिल सकती हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन का यह है कि इंडिया कैसे इस क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी हमने टारगेट सेट कर रखे हैं ना, उसको अचीव करने के लिए हम इसका कैसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हिंदी में भी प्रोवाइड करवाया गया है, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे। हरित हाइड्रोजन उत्पादन को लागू करने के संभावित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं, और भारत अपनी ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने से इस स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो हिंदी माध्यम वाले लोग हैं वो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है, आपको वो मेरा चैनल मिल जाएगा। लगभग 44,000 से ज़्यादा लोग जुड़े पड़े हैं और डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आपने आंसर लिखकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है जो सब लोग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो। 2-2 आंसर्स तो रिव्यू कर ही सकते हो ना। इतना काम कितना देर लग रही है, 15 मिनट 20 मिनट, इतना तो आप यहाँ पर वैसे ही वेस्ट करने वालों। तो इससे अच्छा 2 आंसर्स रिव्यू कर लो, इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने अपने नोट्स में नहीं डाले थे। तो आपकी यहाँ पर थिंकिंग कैपेबिलिटी और एक्सपैंड होगी यहाँ पे, क्योंकि पढ़कर ही आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आती है कि अगर सामने वाले के आंसर में आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप उनको बता सकते हो कि आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर आपका आंसर परफेक्ट है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो हमारा पहला एडिटोरियल है ना, वो आपको ये देखने को मिलेगा। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, जो आज के समय पर पहाड़ों के अंदर जो लगातार प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उनकी वजह से जो उसके आसपास के जो टाउन है ना, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेसिकली एडिटोरियल लिखा है CP राजेंद्रन साहब ने। इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि रिसेंटली जोशीमठ को लेकर लगातार आपको एक खबर देखने को मिलेगी, जो कि हमने कल पढ़ा भी था। जोशीमठ बेसिकली एक टाउन है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो उस टाउन के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा घरों के अंदर क्रैक्स आ चुके हैं, यानी कि दीवारें वगैरह जो हैं वो पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं, और हालात ये हैं कि धीरे धीरे वो जो घर है ना वो ज़मीन में धंस रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर नज़र आ रही है। अब बहुत सारे जो लोग हैं ना वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से इस एरिया के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसी का यहाँ पर ये पूरा परिणाम मिला है। उसी की चक्कर में यहाँ पर ये जो ज़मीन है वो धंसती हुई नज़र आ रही है। तो जोशीमठ के अंदर ये हालात देखने को मिले। अभी फ़िलहाल वहाँ पर सिचुएशन ये है कि कई सारे परिवारों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, सेफ़ जगह पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कभी भी वो एरिया धंस सकता है। हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मैंने आपको बताया ना 500 से ज़्यादा घरों के अंदर क्रैक्स हो चुके हैं, लंबे लंबे क्रैक हो चुके हैं। आप गूगल पर पिक्चर्स देखना, आप यहाँ पर खुद हैरान हो जाओगे वो पिक्चर्स देखकर, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पे राइटर ने इस एडिटोरियल को लिखा है। राइटर ये बोलते हैं कि देखो, कई सारे लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, कई सारे लोगों ने यहाँ पर रेड फ्लैग दिखाया है। किस चीज़ को लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लेकर। यानी जो हमारे उत्तराखंड के अंदर में खासकर जो आपको चार धाम देखने को मिलेगा, वहाँ पर चार धाम को लेकर जो पूरा रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड्स को चौड़ा किया जा रहा है ना, पहाड़ काट काट के रोड्स को चौड़ा किया जा रहा है। तो वो जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं ना, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है डायरेक्टली यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आपको उत्तराखंड के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो, एक होता है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, सोच समझ के और एक अनुमान लगा के इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो होता है, और एक होता है अनसाइंटिफिक। तो ये तरीका जो है ना, यहाँ पर अनसाइंटिफिक वाला तरीका अपनाया जा रहा है ज़्यादातर। मतलब इतना ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की नहीं गई है, और अनदेखा यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसकी चक्कर में जो माउंटेन की इकोलॉजी है ना, उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो हिल चुका है, जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे ये है कि पिछले कुछ सालों में ये जो एरिया है उत्तराखंड, ये बेसिकली आप कह सकते हो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इतने सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, ये संख्याएँ हर साल बढ़ती जा रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा है इस पूरे के पूरे डिज़ास्टर का। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पर ये राइटर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो राइटर यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मेंशन करते हैं कि हाँ, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम समझ लो कि प्रॉब्लम्स आखिरकार हो क्या रही हैं। इनका कहना यह है कि देखो, आने वाले अगले 10 सालों की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट डिकेड की बात करें, तो सरकार ने क्या रखा है, सरकार ने एक टारगेट रखा है कि हम लोग उत्तराखंड के हिमालय में 66 टनल्स बनाएंगे, 66 गुफाएं बनाई जाएंगी। ये उन्होंने अपना एक टारगेट रख रखा है आने वाले 10 सालों के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये तो 66 टनल्स का मामला हो गया। उसके बाद 18 टनल्स तो ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशन में है।
18 टनल्स ऑलरेडी यहाँ पर अभी के समय पर चल रही हैं, उनको भी तो बनाया गया है ना, गुफाएं बनाई जा रही हैं पहाड़ खोद खोद कर, ठीक है। तो ये बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। इवन यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जो पोल्यूशन पहले नहीं हुआ करता था, इतना कंस्ट्रक्शन कर 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 इतना सारा पोल्यूशन वहाँ पे हो चुका है कि हमने इसका मतलब कभी कोई एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था। दूसरा, यहाँ पर अभी रेलवे जो ट्रैक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों के अंदर में रेलवे ट्रैक्स, यहाँ पे पहाड़ों को खोद खोद कर टनल्स बना कर यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जिस पर ट्रेन चल रही है। अब जब ट्रेन चलती है तो एक वाइब्रेशन करती है, और ऐसे यहाँ पर रेगुलर रोज़ाना कई सारी ट्रेन चल जाती हैं, तो उस वाइब्रेशंस की रेगुलर जो वाइब्रेशंस हो रहा है उसके मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, ट्रेन चलती है तो बड़ी तेज वाइब्रेशन करती है, सभी को पता है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे जो माउंटेन स्लोप हैं, जो पहाड़ है वो लगातार नीचे घिसकते हुए आ रहे हैं, जो पहाड़ है वो नीचे स्लाइड हो रहे हैं, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय पर एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड का कारण बनने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है लैंडस्लाइड्स का। जो भी यहाँ पे लैंडस्लाइड्स नज़र आई हैं पिछले कुछ सालों में और आने वाले समय पर जो नज़र आने वाली हैं, वो इन्हीं चक्करों में, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के चक्कर में आने वाली हैं। यानी कि जिस प्रकार से इस हिमालयन रीजन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो जिस प्रकार से यहाँ पर इंक्रीज़ हुई हैं, ये जल्दी यहाँ पर हिल स्लोप को मतलब आप कह सकते हो जैसे अभी तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आने वाले समय पर ये रहने वाला इलाका बना ही नहीं रह जाएगा, इतना ज़्यादा खतरा इस एरिया में देखने को मिलेगा। एक अनस्टेबल रीजन यहाँ पर ये बन चुका है, ठीक है। मात्र कारण क्या है इसके पीछे का, वो है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इनका कहना यह है कि इसका इम्पैक्ट तो चलो ये पड़ा, आपने ये देखा लैंडस्लाइड वगैरह ये तो समझा, इसके साथ साथ एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं ना, तो आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें पानी का यूज़ चाहिए होता है, और पानी इतना बिकट तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन पहुँच चुका है। ग्राउंड वाटर का टेबल जो है वो काफ़ी डाउन हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर भी काफ़ी कम हो चुका है। काफ़ी सारे हिमालयन स्टेट्स के अंदर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर जो है ना वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लगातार प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बात करी गई है। इवन यहाँ पर इन्होंने अब ये मेंशन किया कि देखो एक इतना पवित्र टाउन जिसको हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये टाउन लगभग 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और ये काफ़ी तेज़ी से अब नीचे आता जा रहा है, मतलब धंसता जा रहा है ज़मीन के अंदर में, और ये कभी भी यहाँ पे धंस सकता है पूरी तरह से। तो हालत इतने ज़्यादा ख़राब है, और इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे ये बताया गया है, यानी जोशीमठ के अंदर जो ये पूरा कारण है, जोशीमठ के अंदर जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है ना, इसके पीछे का जो कारण है वो है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो टनल है, ये यहाँ पर जोशीमठ के पास में ही, मतलब आप देख पाओगे इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, और इसी की चक्कर में कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इवन यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो लोग हैं ना, वो अभी के समय पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है, खासकर इस विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड देखने को मिला है। इवन आपको पता होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में साल 2021 में फरवरी के महीने में एक और ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ था, है ना। उस ग्लेशियल आउटबर्स्ट के बारे में राइटर चर्चा करते हैं, वो भी यहाँ पर हुआ था इसी वजह से, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। राइटर का कहना यह है कि आप टनल्स भी बना रहे हो, टनल्स बनाने के साथ साथ यहाँ पर कुछ मशीन्स लगाई जा रही हैं जो कि नदियों से बहुत ज़्यादा पानी खींच रही हैं, और इतना पानी मतलब रोज़ाना 60 से 70 मिलियन लीटर्स के आसपास यहाँ पर आप पानी का यूज़ कर रहे हो। तो रिपोर्ट ने ये बताया है, और इसके बेसिस पर लगातार क्या हो रहा है, पानी का स्तर यहाँ पे लगातार कम होता हुआ जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई। देन उसके बाद में इन्होंने मेंशन किया ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है किस के ऊपर, वाटर डिप्लीशन के ऊपर। लगातार पानी का स्तर जो है गिरता जा रहा है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि रोज़ाना के बेसिस पर जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं ना, उसमें पानी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सर क्या हमें कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, प्रोजेक्ट तो हमारी ज़रूरत बन जाएगा, है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लोकल एरिया को ही प्रोवाइड करवा पाएंगे, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो नहीं करना चाहिए। राइटर का कहना है क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़े डैम की बजाय आप एक छोटा सा डैम भी तो लगा सकते हो, है ना। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की क्या आवश्यकता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा डिजास्टर होगा, छोटा प्रोजेक्ट होगा नुकसान कम होगा अगर होना होगा, या फिर कोई इम्पैक्ट उसका पड़ेगा नहीं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे राइटर ने एज अ सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन किया है। जो हिमालयन टेरेन है ना, यानी कि जो आपको पहाड़ियाँ आज के समय पर देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर हमेशा सस्टेनेबल टूरिज्म चाहिए होता है, एक ऐसा टूरिज्म जिसको कंट्रोल किया जा सके।
सस्टेन रहे, बेसिकली इतना टूरिज्म चलता रहे। लेकिन पिछले कुछ समय पर आप देख पाओगे मास टूरिज्म यहाँ पर शुरू हो चुका है, भरपूर मात्रा में लोग घूमने जा रहे हैं और हर साल यहाँ पर ये संख्याएं इंक्रीज हो रही हैं। इवन एक रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बताया है कि चार धाम में पिछले साल 58,000 के आसपास लोग वहाँ पर थे। तो ये जो टूरिज़्म की संख्या है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। अब जब इतने सारे मात्रा में जब लोग जाने लगेंगे ना, तो वहाँ पे ढेर सारा कूड़ा करकट जमना है ना, उसको जलाना, उससे ढेर सारा यहाँ पे पोल्यूशन निकलना, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इवन 2013 के अंदर में केदारनाथ फ्लड जो आपको देखने को मिलेगा, केदारनाथ के अंदर 2013 में ये पूरा भयानक सा फ्लड आया था। ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आपको देखने को मिलेगा। ये भी अनरेगुलेटेड टूरिज्म की वजह से था, ये भी यहाँ पर इन्होंने बोला है। यानी कि जो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है ना, वो भी हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सेफ जोन को भी अनसेफ जोन बना दे रहा है। यानी कि हिमालयन वाले एरियाज़ को अनसेफ जोन यहाँ पर बना दे रहा है ये मास टूरिज्म। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद में जो एनडीए में है, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी रिपोर्ट आती है चमोली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जो चमोली डिजास्टर हुआ था बेसिकली, इसके ऊपर यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए ये बोलते हैं कि ये जो डिजास्टर हुआ था ना, इसके पीछे का कारण भी वहाँ के लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उसके आसपास लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि हाँ, इन प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टली एक भयानक इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें यहाँ पे कदम उठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कदम क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बड़े प्रोजेक्ट्स की जगह आप छोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगा सकते हो और कम प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस, एक अंदाज़ा हो चुका है। ये हालात समय से समय में ख़राब होते जा रहे हैं और हरकतों की वजह से ख़राब होते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बट अब यहाँ पर ज़्यादा होने लगा है। तो जोशीमठ जो एपिसोड है ना, ये हमारे लिए एक वार्निंग है। हमारे लिए वार्निंग है कि हाँ, हिमालयंस को बचाने के लिए अभी यहाँ पर काफ़ी सारे कदम हम उठा सकते हैं। आने वाले समय में नहीं तो हालात और ख़राब हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जितने भी यहाँ पर हमारे ये पवित्र स्थल है यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये जो मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भरपूर मात्रा में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको यहाँ पे रोकना होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना केवल वहाँ पे पड़ रहा है, साथ ही साथ में टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, वाटर को कम कर रहा है। आप सारे इम्पैक्ट देखो, बहुत ज़्यादा तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिवोटीज़ हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनको भी सामने आना पड़ेगा अगर यहाँ पे अपने तीर्थ स्थल बचाने हैं। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चलता रहेगा तो लोगों को सामने उतरना पड़ेगा। तो वो बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। आई होप आपको यहाँ पे आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया है क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। ना अगला एडिटोरियल बात करता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आर्टिकल आया है। इसका क्या कहना है कि भैया ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, पिछले कुछ समय पर ये इंक्रीज होता हुआ नजर आया। क्या वायनाड के अंदर भी बढ़ा है? हाँ, हमने देखा वायनाड के अंदर रिसेंटली एक इंसिडेंट देखने को मिला जहाँ पर एक एलिफेंट के ऊपर अटैक किया गया। एलिफेंट ने इंसान के ऊपर अटैक किया, उस इंसान ने एलिफेंट के ऊपर अटैक किया। होता है ऐसा है, इस मानव और जानवर संघर्ष के अंदर यही देखने को मिलता है कि अगर जानवर इंसान के सामने आ जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पर इसी बीच में दोनों के बीच में लड़ाई सी आप कह सकते हो, एक संघर्ष सा हो जाता है। और उस संघर्ष के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि इंसान उस जानवर को मार देता है अपनी जान बचाने के लिए, या फिर ऐसा होता है कि वो जानवर इंसान को मार देता है। दोनों ही यहाँ पर केसेस निकल कर आते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसके पीछे वैसे कई सारे कारण हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और कुछ अलग से डेटा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आया हुआ है। तो वो डेटा भी मैंने इंक्लूड करके यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि कैसे यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्या है इसके पीछे कारण और कैसे कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखो हुआ ये, रिसेंटली मैंने आपको बताया वायनाड के अंदर ये प्रकार का जो इंसिडेंट है वो नजर आता है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के बेसिस पर कैसे आपको लिखना है टॉपिक, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर बस खाली नीचे की साइड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास में रख लेना। ठीक है, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये तो आपने टर्म, ये जो डेफिनेशन है तो समझ लिया कि हाँ, दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो यहाँ पर कहलाता है। अब होता क्या है कि ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण है हैबिटेट लॉस। आप देखोगे कई सारे जो जानवर हैं ना, उनकी जगह लगातार ख़त्म होती जा रही है। क्यों? इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, है ना। जंगल कट कर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगते जा रहे हैं, तो जानवर जाए कहाँ पर? अब जानवर वहाँ से निकलेगा, जंगल से हटेगा वहाँ से, जब क्योंकि जंगल अलग यूज़ में ले रहे हो तो वहाँ से भागना पड़ेगा जानवर को। अब जानवर भाग के कहीं बाहर निकल गया तो इससे यहाँ पर शहर के अंदर पहुँचा, या फिर आप कह सकते हो किसी के खेत में पहुँचा, तो फिर वो खेत में जाकर फसल ख़राब कर रहा होगा। अब वो किसान जो है वहाँ पर वो अपनी फसल को बचाने के लिए आप कह सकते हो कि उस जानवर को मार सकता है, या फिर वो जानवर कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इंसान को मार सकता है। ये दोनों ही केसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो हैबिटेट लॉस जो है ना, एक सबसे बड़ा कारण है। और रिसेंटली मैंने आपको नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाया था कि वहाँ पे जो एशियन एलिफेंट्स है ना, उनका जो हैबिटेट है वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है। लोगों ने वो ज़मीन किसी और यूज़ में लेना स्टार्ट कर दी है और जानवरों के लिए ज़मीन कम बच रही है। पहला कारण हुआ।
दूसरा कारण यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का है ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों की जो संख्या है ना, वो जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ती जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है। ठीक है, अब संख्याएं बढ़ जाएंगी तो उनको यहाँ पर कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन उसके बाद में तीसरा आपको देखने को मिलेगा क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर चेंज करना। ठीक है, जो हमारे फसलें होती हैं ना, इनके अंदर जैसे जैसे बदलाव होता है तो काफ़ी सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें काफ़ी सारी फसलें यहाँ पर पसंद होती हैं, तो बेसिकली वो खेतों की तरफ यहाँ पर निकल ही आते हैं और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में जो वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट है वो भी हो रहा है, यानी जंगलों से वो बेसिकली शहरों की तरफ या ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर ह्यूमन सबसे ज़्यादा रह रहे हैं वैसे एरिया में पहुँच जाते हैं अपना खाना खोजने के लिए। तो बेसिकली अब खाना खोजते खोजते वो उस एरिया में पहुँच गए, तो इस चक्कर में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, ये भी एक कारण बन जा रहा है। फिर उसके बाद में इन्होंने मेंशन किया जो ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट हो रहा है, जो इंसान है ना आज के समय पर वो जंगलों में पहुंच चुका है, वहाँ पे इलीगल फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो लकड़ियाँ हैं या जो भी फॉरेस्ट के अंदर मिल रहा है उसको इलीगल तरीके से वो कलेक्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, उससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चक्कर में भी यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। जब वो जंगल में घुसेगा तो वो इंसान के सामने जानवर के सामने यहाँ पर आप कह सकते हो उसका एक संघर्ष देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज के समय पर नज़र आ रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ह्यूमन एंड कॉन्फ्लिक्ट का, ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, ये मैंने आपको समझाया। बाकी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये समझाता हूँ, यानी कि ये तो आपने कारण समझ लिया। अब इन कारणों की वजह से ये संघर्ष हो जाता है तो इसमें क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा लॉस ऑफ लाइफ, चाहे वो जानवर की जाए जान, चाहे वो इंसान की जान जाए, लेकिन लाइफ की तो लॉस हो ही रहा है ना एक की जो जान है वो यहाँ पर जा ही रही है। ये एक पहला इम्पैक्ट है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंजरी भी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो किसी इंसान की जान नहीं गई तो काफ़ी घायल हो जाता है, या जानवर को घायल कर देता है या इंसान घायल हो जाता है। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया जो जानवर है वो अगर किसी खेत में पहुंचता है, फसल में पहुंचता है, वो फसल को डैमेज कर देगा, फसल बर्बाद कर देगा। इससे यहाँ पे फार्मर की जो इनकम है वो यहाँ पर नहीं बन पाएगी, तो ये इम्पैक्ट भी पड़ता है। या फिर जो एनिमल्स हैं, अब जब ये चीज़ ऐसे बढ़ती रहती है ना तो एनिमल्स के प्रति जो वॉयलेंस है, जो हिंसा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। अब हमारे पास में कुछ डेटा है, यानी ये डेटा लिख दोगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब ये डेटा एक फैक्चुअल डेटा है, ये आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इवन यहाँ पर कुछ इस प्रकार का टॉपिक, मिलता जुलता टॉपिक आपको एसए में मिल जाए, एथिक्स में मिल जाए, तो बेसिकली यहाँ पर ये डेटा आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला डेटा यहाँ पर क्या बोलता है, साल 2018-19 और 2020-21 में आप देखोगे तो लगभग 222 के आसपास जो एलिफेंट्स हैं इनकी जान गई है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। फिर आप देखोगे उसके बाद लगभग 29 टाइगर्स की जान गई है क्योंकि इनको मार दिया गया है, इनकी हंटिंग की गई है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। फिर आप देखोगे कई सारे जानवर को, वैसे कई सारे टाइगर्स को मारा गया है और कई सारे टाइगर्स की जो डेथ हुई है उसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि उसके पीछे का कारण क्या है, जिसमें से पता चलता है कि हाँ 29 टाइगर्स को तो मार दिया गया है जानबूझकर उनकी हंटिंग करते करते। फिर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ में बात करें तो मैंने आपको बताया कि देखो जो एलिफेंट्स हैं पिछले 3 सालों के अंदर, यानी कि साल 2019-20 में, साल 2020-21 में और साल 2021-22 में, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, इन 3 सालों के अंदर लगभग 1600 के आसपास जो एलिफेंट्स हैं वो मारे गए, हाथी मारे गए। 585 एलिफेंट्स मारे गए थे 2019-20 के अंदर में। फिर उसके बाद में 461 मारे गए थे 2020-21 में और 533 2021-22 में। ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही यहाँ पर हाथी मारे गए थे। अब इस नंबर ऑफ डेथ के अंदर अगर हम बात करें, सॉरी ये हाथी नहीं मारे गए, ह्यूमंस मारे गए, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर इसको हाथी बोल दिया है। तो एलिफेंट ने यहाँ पर इन ह्यूमंस को मार दिया, तो एलिफेंट ने लगभग 1600 के आसपास यहाँ पर इंसानों को मार दिया है इस पूरे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, जो कि मैंने आपको बताया अभी, बस खाली उसको उल्टा कर लेना। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेथ के अंदर बात करें तो ओडिशा जो है टॉप करता है। ओडिशा के अंदर आप देख पाओगे 332 के आसपास डेथ देखने को मिलती है। उसके बाद झारखंड में, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जान गई हैं लोगों की इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। फिर बात करें टाइगर्स की, तो टाइगर ने लगभग यहाँ पर 125 के आसपास इंसानों की जान ली है 2019 से लेकर 2021 के बीच में, ये बताया गया। महाराष्ट्र के अंदर भी कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई है। महाराष्ट्र के अंदर जो डेथ है 61 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये है ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक डेटा। अब बात ये की जा रही है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को रोकने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो हम लोगों ने उठा रखे हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स हम लोग चलाते हैं। जैसा पहला इनिशिएटिव आपको ये देखने को मिलेगा, एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है। यहाँ पर क्या है ना, ये बेसिकली इनिशिएटिव इशू किया गया है स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू। और उसके बाद में कई सारे और भी इनिशिएटिव हैं, जैसे कि एम्पावर ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत को यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर कुछ पावर्स देना। देन इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, जो भी हमारे जैसे फार्मर हैं जिसकी फसल ख़राब हो गई है, जानवर ने फसल ख़राब कर दी है, तो उनका फसल का इंश्योरेंस देना। उसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपको पर्टिकुलर स्कीम भी देखने को मिलेगी। देन कुछ और पर्टिकुलर स्टेप्स उठाना जिसके चक्कर में हम लोग यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। कैसे स्टेप? जैसे कुछ बैरियर्स बना देना, है ना, कुछ बैरियर्स वगैरह बना देना जिससे कि जो जानवर है वो उसी अंदर में रहे, या फिर खेत के आसपास जो भी आप जगह पे फार्मिंग कर रहे हो वहाँ पे आसपास आप कुछ बैरियर्स बना दे रहे हो जिससे जानवर उसके अंदर घुस ना पाए। तो इस प्रकार के कुछ काम किए जा सकते हैं, कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। बाकी एक चीज़ ये भी आती है कि यहाँ पर हम लोग अभी लगातार इंस्टेंट रिलीफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक टारगेट हमारा ये भी है कि देखो कोई यहाँ पर अगर इंसान की जान चली गई है इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो या फिर वो घायल हुआ है, तो अगर वो घायल है या फिर उसकी अगर जान चली गई तो उसके परिवार वालों को कुछ पैसा प्रोवाइड करवाना, एक एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन पे करना 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर भारत सरकार ने उठाए हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ सोल्यूशन पूछना चाहूँगा, इस वजह से मैं जानबूझकर वे फॉरवर्ड नहीं बता रहा हूँ। आपको वे फॉरवर्ड बताना होगा कि हम और क्या कर सकते हैं इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, क्या क्या बेहतरीन से कदम उठाया जा सकता है। मेजर 5 कदम यहाँ पर लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में, जिसका भी बेहतरीन सा यहाँ पर एक आंसर होगा ना उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। कहाँ आ गए? चलो अबे भैया कितनी दूर आ गए। अगला आर्टिकल बात करता है सेंसस के बारे में। अब देखो सेंसस के बारे में आपने पढ़ रखा है, कल भी पढ़ा था, एक एडिटोरियल आया था। तो सेंसस के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा ज़रूर पढ़ लो यार। कल मैंने आपको फैक्चुअल डेटा ज़्यादा नहीं दिया था, है ना, जहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब वो चर्चा में है। तो ठीक है ना, यहाँ पर ये पूछा, ये देखो सब कुछ बताया गया है। सेंसस कौन कंडक्ट करता है ना, जो सेंसस है वो किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस प्रकार का आपकी बार का जो लेटेस्ट सेंसस है वो कैसा रहने वाला है, कैसे कंडक्ट करेंगे, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले समझते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है, क्यों ये आखिरकार सेंसस न्यूज़ में आ गया है। देखो सेंसस मतलब होता है जनगणना, यानी कि जो पॉपुलेशन है भारत के अंदर, जो आबादी है, उनकी काउंटिंग करा जाएगा इस सेंसस के अंदर में। आखिरी जनगणना कब हुई थी? सभी को पता है, आखिरी जनगणना हुई थी 2011 के अंदर में। अब जनगणना जो लेटेस्ट है वो 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में हो नहीं पाई। क्यों? ड्यू टू कोविड-19। तो बेसिकली यहाँ पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, बोला गया 2022 में होगी, अब फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए? सितंबर 2023 तक के लिए। यानी कि जो जिस साल में अभी हम चल रहे हैं ना, सितंबर के महीने तक यहाँ पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उसके बाद ही सेंसस होगा। जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। दूसरे देशों में यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाथों हाथ चीज़ें कंप्लीट कर ली जाती हैं, और उन्होंने यहाँ पर कोविड के दौरान अपने यहाँ पर सेंसस किया। तो इंडिया को भी करना चाहिए, वो चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। बट होता क्या है सेंसस, कौन कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, भारत में पहला सेंसस कब आया था, वो फैक्चुअल डेटा इस पूरे आर्टिकल में भर भर कर दिया गया है। वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल से शब्दों में नोट्स के फॉर्म में देने वाला हूँ। ये नोट्स अपने पास में ज़रूर से रख लेना यार, ये आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उसके ऊपर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल में दिया गया है कि आखिरकार जनगणना कंडक्ट करता कौन है, कौन यहाँ पर तैयार करता है। 1949 के बाद से, यानी देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके 3 साल बाद आप कह सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर 1949 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1949 के बाद से आप देखोगे तो इस सेंसस को कंडक्ट किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू, ठीक है ना, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो होते हैं भारत के, ये यहाँ पर सेंसस को कंडक्ट करते हैं, ये तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे जितने भी सेंसस हैं 1951 के बाद से, जितने भी सेंसस हैं वो सब एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से किए जाते हैं। उस एक्ट का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। अब जो आखिरी सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, सबको पता है। और अगला सेंसस 2021 में होना था, बट हो नहीं पाया, पोस्टपोन हो गया, और अभी फिर से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर 2023 के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। 2011 का सेंसस हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 2011 वाला सेंसस था ना, ये हमारे देश का 1872 के बाद में 15वां नेशनल सेंसस था। 1872 के बाद में पूरे देश में होने वाला एक साथ एक जो जनगणना थी, ये 15वें नंबर की थी, जो कि 2011 में हुई थी। क्योंकि आपको पता है जो सेंसस होता है ना, वो हर 10 साल बाद होता है, हर 10 साल बाद होता है, ध्यान रखना। जैसे 2001 में हुआ था, फिर 2001 के बाद 2011 में हुआ था, तो अब बेसिकली यहाँ पर होना था ये 2021 में, बट कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब ये देखो जो टर्म है ना सेंसस, ये सेंसस कोई नया मॉडर्न तरीका नहीं है। सेंसस की चर्चा हमारे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में भी की गई है।
कहोगे इतना पुराना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है? हाँ बिल्कुल, इतना पुराना कॉन्सेप्ट है। कहाँ कहाँ पर देखा गया है, ध्यान रखना। जैसे हमारा जो सबसे पुराना लिटरेचर है ऋग्वेदा, उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन है कि पॉपुलेशन काउंटिंग के बारे में, कि पॉपुलेशन काउंटिंग यहाँ पर मेंटेन की जाएगी, तो उसके अंदर भी मेंशन है, ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है। लगभग 800 से लगभग 600 बीसी के समय की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय पर भी सेंसस के बारे में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। उसके बाद में जो अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य ने लिखी है 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर में भी, वहाँ पर भी पॉपुलेशन के डेटा के बारे में बात की गई है, पॉपुलेशन काउंटिंग के बारे में बात की गई है। इवन यहाँ पर जो मुगल किंग अकबर हैं, है ना, इनके समय पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जिसका नाम है एन अकबरी, इसके अंदर भी पॉपुलेशन काउंटिंग के बारे में चर्चा की गई। यानी कि जो सेंसस है इसकी चर्चा पहले कई बार यहाँ पर एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के अंदर की गई है। लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम्स का है, जो आज के समय का सेंसस है वो अलग है। अब आज के समय का सेंसस के बारे में बात करें तो भारत में जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था, ध्यान रखना, भारत में पहला कंप्लीट सेंसस तैयार किया गया था 1830 में बाय हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर ने तैयार किया था कहाँ पर? ढाका के अंदर, जो कि बेसिकली ढाका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस समय पर ये इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। अब इस पर्टिकुलर सेंसस में क्या हुआ था, यानी 1830 में जो सेंसस हुआ था ना, इसके अंदर पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है उसका डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे दूसरा सेंसस आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला कंप्लीट सेंसस होता है 1830 में, और जो दूसरा सेंसस हुआ था कंडक्ट, वो हुआ था 1836 से लेकर 1837 में बाय दी फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ने यहाँ पर ये सेकेंड वाला सेंसस कंडक्ट किया था। ऐसा मैं कैसे बता पा रहा हूँ, ये सब यहाँ पर सरकार की वेबसाइट पर मेंशन है। आप जाकर सर्च करोगे ना सेंसस इंडिया, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब सेंसस की बात करते हैं तो दो प्रकार के सेंसस होते हैं, एक होता है नॉन सिंक्रोनस सेंसस और एक होता है सिंक्रोनस सेंसस। अब सर इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है? देखो, नॉन सिंक्रोनस का सेंसस का मतलब है कि इंडिया के अंदर एक साथ सेंसस ना होकर जगह जगह पर कुछ कुछ हिस्सों पर यहाँ पर जनगणना करना। ठीक है, तो ये होता है नॉन सिंक्रोनस। लेकिन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि पूरे भारत के अंदर एक साथ पूरे कंट्री के अंदर सेंसस हो जाना, वो कहलाता है सिंक्रोनस। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक और मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न तरीके में जो हमारा आप कह सकते हो, पहले स्टार्टिंग में हमने 1865 से लेकर 1872 तक अपने देश में अलग अलग जगह पर नॉन सिंक्रोनस जनगणनाएं करी थी, नॉन सिंक्रोनस सेंसस किए थे। 1872 तक क्या होता था? नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, अब भारत में पहला सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी पूरे भारत में जो पहला सेंसस है वो कब हुआ था? जो फर्स्ट पूरा सिंक्रोनस सेंसस था ना, ये हुआ था 1881 में, और तभी से 1881 से लेकर अभी तक हम यहाँ पर हर 10-10 साल बाद यही वाला सेंसस करते हैं पूरे भारत के अंदर में। जो 1881 में जनगणना हुई थी, ये यहाँ पर की गई थी WC प्लॉडन के थ्रू, जो कि उस समय पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि इस सेंसस के अंदर हम लोग सभी पूरा का पूरा जो डेमोग्राफिक डेटा है, इकोनॉमिक डेटा है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे थे। उस समय पर कश्मीर को छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब आप देखोगे तब से क्या हो रहा है कि हर 10 साल में ये सेंसस हम यानी 1881 से लगातार हर 10 साल में सेंसस को कर रहे हैं। अब की बार 2021 में होना था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन 2021 का सेंसस अब की बार कुछ नया तरीके यहाँ पे ऐड करे जा रहे हैं। अब वो नया क्यों होने वाला है ये ज़रूर जान लेना। नया इसलिए होने वाला है, इसमें क्या क्या नया एडिशन होने वाला है, ये आर्टिकल में चर्चा की गई है, ये अलग से पॉइंट है, ध्यान रखना। पहली चीज़, पहली बार ऐसा होगा, जो अब की बार नया सेंसस आएगा ना 2023 के अंदर सितंबर जो स्टार्ट होगा, तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि हम लोग डिजिटली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा कलेक्ट करेंगे। अभी तक यहाँ पर जो भी एनोमेटर्स थे ये सब घर जा जाकर यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर रहे थे। पहली बार ऐसा होगा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी पेपर वर्क नहीं, डिजिटली यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, पहली बार होगा। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे ऑफलाइन काम का भी प्रोविज़न होगा, ऑफलाइन पेपर वगैरह वर्क वगैरह भी होगा, लेकिन डिजिटल वाला वर्क के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और अब की बार ये नया इसलिए भी है क्योंकि अब की बार का जो सेंसस है ना, ये 18 लैंग्वेजेस, यानी जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर है ना, जो शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, आपको पता होगा ये भारतीय संविधान में जो 8वां शेड्यूल है ना, वहाँ पे 22 लैंग्वेज दी गई हैं, 22 भाषा दी गई हैं। अब उन 22 में से 18 भाषाओं के अंदर ये सेंसस कंडक्ट होने वाला है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो सेंसस 2011 वाला हुआ था वो बेसिकली 16 भाषाओं में कंडक्ट हुआ था, ये वाला बेसिकली अब की बार 18 भाषाओं के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर अब की बार के सेंसस में एक लेटेस्ट ऑप्शन रखा जाएगा थर्ड जेंडर का। पहले यहाँ पर मेल फीमेल, फिर उसके बाद अदर वाला ऑप्शन रख दिया करते थे, अब की बार अदर ऑप्शन नहीं, थर्ड जेंडर कैटेगरी यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे साल 2011 में लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 5 लाख के आसपास अदर कैटेगरी वाले लोग थे। अब की बार यहाँ पे अदर कैटेगरी ना होकर थर्ड जेंडर की कैटेगरी रहेगी। पहली बार यहाँ पर ये होने वाला है कि देखो इस पूरे 140 साल जो है ना, इस पूरे जो सेंसस का 140 साल का इतिहास है,
इस पूरे साल में पहली बार ऐसा होगा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर एक नई होने वाली है और इस सेंसस का डेटा हम लोग लंबे समय तक, क्योंकि 2023 में स्टार्ट होगा तो 2025-26 तक यहाँ पर इसमें डेटा मिलता ही रहेगा। तो कहोगे इतना समय लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। मतलब 2011 में जो सेंसस हुआ था ना, वो उसके कुछ डेटा अभी तक रिलीज़ होता रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर कि डेटा तैयार करने में बहुत लंबे समय लग जाता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा सेंसस को लेकर सारी की सारी चर्चा। आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी यहाँ पर सेंसस में थोड़ा सा और ज़्यादा डिले कर दिया गया है। बाकी यही बिल्कुल सेंसस को लेकर बिल्कुल सिमिलर एडिटोरियल आपको एक और देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये वाला कि सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और यहाँ पे सरकार को डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, काम की बातें तो बता ही दी हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको एक सेंसस को लेकर एडिटोरियल पढ़ाया था, याद होगा। तो दोनों को हम लोगों ने कंबाइन करके ही डिस्कस कर लिया है। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ हटकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे बात की गई है बेसिकली एक, देखो ये जो राइटर है ना आर.के. विज साहब, इनके आर्टिकल बहुत शानदार होते हैं। कभी यहाँ पर ये आपने पता होगा रोड एक्सीडेंट को लेकर इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को समझाया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। इन्होंने यहाँ पर कुछ व्यूज़ को यहाँ पर मेंशन किया है। क्या बताया इन्होंने कि देखो जो रेप का केस होता है ना, अब मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि 18 साल का है, ठीक है ना, 18 साल का लड़का है या 18 साल का लड़का आपको ये देखने को मिलेगा, या थोड़े कम साल का लड़का है, 18 से कम का, यानी कि माइनर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर वो रेप करता है, क्योंकि ऐसा केस हमने देखे हैं, अगर वो रेप करता है और या फिर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति रेप करता है ना, इनकी एज को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं। हुआ क्या कि पहले कई सारे केसेस ऐसे निकल कर आए हैं कि वो जो व्यक्ति है ना वो 19 साल से ज़्यादा का है, उसने यहाँ पर एक रेप किया है, लेकिन कोर्ट के अंदर जो भी बातें प्रस्तुत करता है ना, वो ये अपने आप को दिखाता है, वो अपने आप को ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसके पास में, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वो दिखाना ये चाहता है कि मैं 18 साल से कम उम्र का हूँ, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर दूसरे कानून के हिसाब से ना, मुझे जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यानी मैं माइनर हूँ, 18 साल से कम उम्र का हूँ, सज़ा कम लेना चाह रहा है वो, ठीक है। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या हुआ है, पिछले कुछ समय पर कई सारे अलग अलग मेथड्स आ चुके हैं जो कि एज को डिटरमाइन करते हैं, यानी एज को पता लगाने के लिए अलग अलग मेडिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका इस्तेमाल भी किया है। वो सारे मेथड्स यहाँ पे राइटर ने चर्चा की है, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या मेथड है। लेकिन ये बोलते हैं राइटर कि अलग अलग मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर यहाँ पर अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होंगे, तो आपको यहाँ पे अलग से कोई अलग मेथड लाने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है ना, पहले ज़्यादातर ये हुआ करता था कि हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे ने जन्म ले लिया लेकिन हॉस्पिटल ने कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया, इस चक्कर में यहाँ पर उनका कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता था, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रेडी नहीं होता था, यही हुआ करता था पहले, ठीक है। हॉस्पिटल तैयारी नहीं करता था। अब हॉस्पिटल के ऊपर फाइन है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पर पैदा होता है और हॉस्पिटल यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं करता है तो उसके ऊपर 1000 रुपये तक का फाइन मारा जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर हॉस्पिटल्स अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जनरेट करके आपको देते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम बढ़ा दें, इसके ऊपर थोड़ा और जोर दें, तो लोगों की एज पता लगाने के लिए आपको अलग अलग मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास मजबूत होंगे, लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आ ही नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ पे राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पूरे एडिटोरियल का मैंने निचोड़ आपको बता दिया है, 2-3 मिनट में काम नहीं होगा, हम थोड़ा डिटेल से लेकर चलेंगे और अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो हुआ यहाँ पर ये पिछले साल नवंबर की बात है। पिछले साल नवंबर में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट निकल कर आता है। आपने देखा होगा साल 2018 में एक केस हुआ था। कौन सा केस था वो? कठुआ केस, ठीक है ना। कठुआ का केस था, वहाँ पर एक छोटी बच्ची का रेप कर दिया था, लगभग वो 8 साल की बच्ची थी। और यहाँ पर बेसिकली एक लड़के ने जो रेप किया था ना, उसकी उम्र को लेकर ये पूरे के पूरे आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो हुआ क्या, पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि वो जिस लड़के ने रेप किया है वो 18 साल से कम उम्र का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को देखा और नवंबर 2022 के अंदर, यानी 2018 का केस था, उसके 4 साल बाद नवंबर 2022 में ये बोला है कि वो बच्चा जुवेनाइल नहीं है, बच्चा नहीं है वो, ठीक है, वो लड़का बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है, ठीक है ना। तो बाद में उसकी उम्र का पता चलता है, वो यहाँ पर एक एडल्ट है। उसकी उम्र जब उसने रेप किया था तो वो 19 साल से ज़्यादा की उम्र थी, ठीक है ना, और वो अपने आप को दिखा रहा था कि मैं 18 साल से कम हूँ। तो वो बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है कि नहीं, वो यहाँ पर 19 प्लस था। आई होप आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। तो ये एज को लेकर यहाँ पर राइटर चर्चा करते हैं। राइटर ये कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी झोलमोल देखने को मिलता है। कैसे समझाता हूँ। हुआ क्या कि जिसने यहाँ पर रेप किया था ना, वो अपने आप को 15 साल का बता रहा था
और उसने यहाँ पर अपने कुछ इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि हाँ वो 15 साल का दिख रहा है, सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पर दे दिए, है ना, जो उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो लोकल म्यूनिसिपल कमेटी से, तो वो उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे प्रस्तुत कर दिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं थे वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ पे उसके स्कूल में ही पता लगाते तो स्कूल में भी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी। तो बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अब जब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। बच्चा यहाँ पर जिस समय रेप किया था वो माइनर था या फिर एडल्ट था, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि माइनर होगा तो उसको पोक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, है ना। जो पोक्सो एक्ट हमारे पास में बच्चे को रेप से बचाने के लिए जो कानून है हमारे पास में उसके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और अगर एडल्ट होगा तो अलग हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एज के चक्कर में ये मामला अटका रह गया। तो कोर्ट ने बोला जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जो भी लेकर आए हो ये कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस यहाँ पर पैदा नहीं करता है, इस चक्कर में एक टेस्ट होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर मेडिकल ओपिनियन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा विश्वास किया, लगभग 5 डॉक्टर की टीम को तैयार किया, और इन्होंने यहाँ पर बोला एक मेडिकल आप कह सकते हो कि इसकी टेस्टिंग की जाए। और मेडिकल टेस्टिंग में आपको बता दूँ कई प्रकार की टेस्टिंग होती है एज का पता लगाने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊँ विजडम टीथ, है ना, अकल के दांत जो होते हैं, अकल के दांत कब आते हैं 17 से 23 की उम्र में, जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, जो दाढ़ होता है अकल वाला, ठीक है। तो विजडम टीथ टेक्निक होती है एक जिसके तहत हम उम्र का पता लगाते हैं। दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक। इसके अंदर आप उस व्यक्ति के डीएनए को मेजर करते हो, उसका जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना उसको मेजर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि विजडम टीथ और ये जो दूसरी टेक्निक है ना, इन टेक्निक के अंदर कई बार काफ़ी सारी गलतियाँ रह जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है वो एक अंदाज़ा बता देते हैं कि हाँ भैया एज उस समय इतनी थी, तो एक अंदाज़ा बेसिकली अंदाज़ा आप कह सकते हो पता चल जाता है। तो 2 टेक्निक के बारे में आपको पता चला, एक हो गया विजडम टीथ टेक्निक, अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, और एक हो गया एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक। यहीं पर एक तीसरी टेक्निक भी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंदर में बच्चे का हड्डियाँ देखी जाती हैं, उसकी बोन्स, जैसे कौन कौन सी बोन, और आप कह सकते हो बोन का रेडियस कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, कौन कौन सी बोन्स होती है, उल्ना, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, फेमर, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर के अंदर में फेमर। तो इन हड्डियों को देखा जाता है, इनका रेडियस, क्योंकि एक समय पर अगर बच्चा छोटा है ना तो उसकी हड्डियाँ इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर उम्र ज़्यादा बड़ी है तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे जो हड्डियों की ग्रोथ है वो एक अलग लेवल पर आपको नजर आएगी। तो ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगेन वही कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है, यानी कि ऑथेंटिक डेटा अभी भी नहीं मिलता है, अभी भी ऊपर नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। और आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कठुआ वाले केस के अंदर में कौन सा मेथड अपनाया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर विजडम टीथ का मेथड अपनाया। विजडम टीथ जिसको हम लोग थर्ड मोलर भी बोलते हैं। थर्ड मोलर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये वाला आप पिक्चर देखो थोड़ा ध्यान से। जब अपने दांत को आप देखते हो ना तो जो सामने के दांत होते हैं, यहाँ पर ये आपको इंसाइजर देखने को मिलेगा, कैनिन देखने को मिलेगा, ये सामने वाले दांत हैं, ये जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। पीछे जो दाढ़ होती है ना ये बहुत धीरे धीरे निकलती है। अब आप देखोगे जो अकल वाली दाढ़ होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद निकलती है, 17 से 23 की उम्र में निकलती है, जिसको हम थर्ड मोलर बोलते हैं। थर्ड मोलर मतलब ये पीछे वाला दांत जिसको मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया है, ये कहलाता है थर्ड मोलर। इसको हम लोग विजडम टूथ भी बोलते हैं, यानी अकल का दांत भी बोला जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी प्रकार से फर्स्ट मोलर है, सेकंड मोलर है, और थर्ड मोलर की हम बात कर रहे हैं। थर्ड मोलर विजडम टूथ है, इसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। ये कब निकला है, या निकला था या नहीं निकला था, तो वो चीज़ यहाँ पर चेक की जाती हैं। उस समय पर कितना था, कितना ये बाहर आ चुका है, तो ये चेक किया जाता है। इसके हिसाब से हम उम्र का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर में आता है। बात क्लियर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कौन सी टेक्निक रेफर करी थी, विजडम टीथ वाली टेक्निक रेफर करी थी, जिसको हम लोग थर्ड मोलर भी बोलते हैं। अब ये टेक्निक यहाँ पर ऑलरेडी हमने कठुआ केस के अंदर भी इस्तेमाल की थी, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रॉपर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमें फिर भी नहीं मिल पाई थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रूट के फॉर्मेशन को देखते हैं कि यार जो दाढ़ है वो किस प्रकार से जम रहा है, किस प्रकार से जो दाढ़ है वो जमना स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो बेसिकली ये जो 17 से 21 साल कहीं पर देखने को मिलेगा, 17 से 23 साल कहीं पर देखने को मिलेगा, तो ये टाइम पीरियड है। इसके अंदर यहाँ पर जो है ना रूट यानी कि जो दाढ़ का वो जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 25 साल तक आप देखोगे काफ़ी बड़ा ये दाढ़ आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। बात क्लियर हो गई। कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर जो ये थर्ड मोलर है ये उम्र बढ़ने के बाद भी यहाँ पर नहीं दिखता है। तो अगेन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गया कि उम्र बढ़ने के बाद भी यहाँ पर अक्ल का दाढ़ नहीं आता है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रॉब्लम वाली चीज़ नज़र आती है, ये यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये दाढ़ पहले आ जाता है, 15 साल के आसपास आ जाता है।
तो दोनों ही केसेस हैं, तो बताओ यहाँ पर ये कैसे एक ऑथेंटिक डेटा रहेगा? ठीक है ना, किसी का दाड़ा पहले आ जाता है, किसी का बाद में आता है, ऐसा तो नहीं एक टाइम पीरियड में आएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस निकल कर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को जनरेट करता है, ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। ठीक है, तो इसको लेकर हम डिसीजन कैसे लें, अगेन ये परेशानी आने लगती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। फिर राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर देखो प्रॉब्लम यही है ना कि अगर उस समय ये साबित हो गया कि उसकी उम्र कम है ना, क्योंकि बच्चा ये जिसने रेप किया है ना, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है, 19 है या 20 है, तो अपने को 18 से कम करने का शो ज़रूर किया जाएगा, उसको क्यों बचाने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर 18 से कम शो करके क्या होगा, उसको सज़ा कम मिल जाएगी, बोला जाएगा कि यार वो मैच्योर नहीं था, है ना, उसको अकल नहीं थी, ऐसी कर दिया, तो ये यहाँ पर कोशिशें रहती हैं। तो ये आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। लेकिन राइटर बोलते हैं कि जितने भी अलग अलग तरीके हैं ना, हड्डियों को देखना या ये देखना, डीएनए की चेकिंग करना या ये दाढ़ की चेकिंग करना, इसमें कहीं ना कहीं झोलमोल आ जाता है। सभी टेक्निक्स के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सही बात भी है वाकई। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो राइटर बताते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जब एनालिसिस करोगे, कई सारे रेप केसेस का एनालिसिस करोगे, तो 2012 से 14 के बीच में 100 केसेस हैं रेप के। ठीक है, माइनर गर्ल के रेप किया है, यानी कि बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। कुछ इस प्रकार के केसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं, जिसमें से यहाँ पे पता चला है कि कई सारे जो केसेस हैं जहाँ पर हम लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन ये टेक्निक भी फेल हो गई है। ये जो अलग अलग टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर केसेस में हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन वो टेक्निक्स फेल हो चुकी हैं। ऑसिफिकेशन टेस्ट की बात करें, हड्डियों को देखने की बात करें, तो उसमें केवल और केवल आप कह सकते हो कि 7 में से 1 केस यहाँ पर निकल कर आया है, 7 में से 1 केस यहाँ पर केवल प्रूव हो पाया है ऑसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से। ऐसे ही सारे टेस्ट यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। लेकिन इकलौती जो चीज़ चली है ना, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर इंसान का बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कई सारे केस हाथों हाथ प्रूव हो गए, 50% से ज़्यादा केस प्रूव हो चुके थे केवल और केवल बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि उनके पास में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट था। ठीक है, इवन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट 2016 की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 72% जो बच्चों की जन्म होता है ना, 72% आपको जो बर्थ ऑफ चिल्ड्रन देखने को मिलेगा जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वही केवल इंडिया में रजिस्टर है। मतलब 72% तक रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अभी भी कुछ ऐसे प्रतिशत हैं, 25% से ज़्यादा बच जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हमारा एक डेडिकेटेड गोल जो है ना, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 16 जो है रख रखा है। तो ये चीज़ें हमें अचीव भी करनी है, क्योंकि हमने 2030 तक गोल अचीव करना है। 2016 जो 16वां नंबर वाला गोल है, ये बात करता है लीगल आइडेंटिटी के बारे में। तो आपके पास में प्रॉपर आइडेंटिटी के लिए आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यहाँ पर ये बताया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2005 और 2006 में, और साथ ही साथ में 2019 और 2021, 2005 और 6 को और 2019 और 21 को कंपेयर करो। 2005-6 में हॉस्पिटल्स के अंदर में डिलीवरीज कम हुआ करती थी, है ना। हॉस्पिटल के अंदर पहले कोई डिलीवरी हुआ होती नहीं थी, होम के अंदर यानी कि बच्चा पैदा हो रहा घर के अंदर पैदा हो जाया करता था। लेकिन 2019-20 में आप देखोगे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो बढ़ चुकी हैं। 88.6% से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले केवल 40% के आसपास डिलीवरीज हॉस्पिटल में हुआ करती थी, अब 88 के आसपास यहाँ पर डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, ये बच्चे का नाम रजिस्टर कर नहीं पाते हैं जब बच्चे की जन्म होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हॉस्पिटल बच्चे का नाम रजिस्टर नहीं करेगा ना, तो रजिस्टर नहीं करोगे तो यहाँ पर हॉस्पिटल को पनिश किया जाएगा। पहले तो ये बेसिकली 50 रुपये का पनिशमेंट था, अब यहाँ पर इसको 1000 रुपये का पनिशमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही आप यहाँ पर उसके क्रेडिबिलिटी को देख पाओगे, डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही हम यहाँ पर सारा काम कर पाएंगे। तो अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है इस मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन से या फिर ये जो फालतू की टेक्निक है इनसे। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। तो ये बात राइटर ने मेंशन की है। तो हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन के अंदर एक सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का पूरा एडिटोरियल का सेशन। नाउ अब एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स है, फटाफट उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हमारी मिनिस्ट्री का कहना यह है कि लगभग 3.12 लाख से भी ज़्यादा जो इंडियन रेलवेज पोस्ट हैं वो भी खाली पड़ी हैं। तो अभी यहाँ पर इंडियन रेलवे की पोस्ट आप देख पा रहे हो 3,12,000 से भी ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं।
तो उनको अभी यहाँ पर भरने की तैयारी की जा रही है। ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो आपको नदन जोन में देखने को मिलेंगी, ये खाली पड़ी हुई हैं, तो अभी यहाँ पर उनको फिल करने की तैयारी है। कई सारी वैकेंसीज़ को कंप्लीट कर लिया गया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेकर आ रहे हैं। ये बात यहाँ पे हमारी रेलवे मिनिस्ट्री ने राज्यसभा के अंदर बोली है। अगेन काम का आर्टिकल नहीं है इतना, तो इस वजह से जोर नहीं देंगे ज़्यादा। वर्ल्ड सेक्शन पर अगेन कुछ भी नहीं है काम का। ब्राज़ील के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, और बिजनेस पेज पर भी कुछ नहीं है। वर्ल्ड पेज पे एक आर्टिकल था ओजोन लेयर को लेकर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कवर करवा दिया है ना, ये आपको याद होगा। फिर उसके बाद में रेलवे वाला आर्टिकल हमने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एडिटोरियल हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे, ये जो स्टेट का पेज है ना, कभी कभी काम के आर्टिकल आते हैं, आज यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। ये रीजनल पेजेस हैं, यहाँ पर केवल और केवल रीजन की खबर आती हैं। उसके बाद में लास्ट में आई गए हम पेज नंबर 1 पर। यह था आज का पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का टूर। ठीक है, अब हम लोग फटाफट प्रीलिम्स के सवाल को देख लेते हैं। 2018 का सवाल था कि भैया कौन सा ट्रेडिशन कौन से राज्य से लिंक करता है। 3 प्रकार के ट्रेडिशंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चापचरकुट फेस्टिवल आ गए मिजोरम, फिर यहाँ पर कोंगजोम परबा बलद मणिपुर, तांगता डांस सिक्किम। बताओ कौन सा ट्रेडिशन, कौन सा पेयर जो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 1 और 2। आंसर नंबर बी 1 और 2, यानी कि पहला पेयर सही है, दूसरा पेयर सही है, तीसरा पेयर यहाँ पर गलत है। बिल्कुल, ये जो ट्रेडिशन है ना, ये जो फेस्टिवल है, ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। कौन सा वाला? चापचरकुट फेस्टिवल। दूसरा जो खोंगजोम परबा अलबलाद है, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, अगेन ये मणिपुर के राज्य की है, तो ये दोनों पेयर्स बिल्कुल सही हैं। तीसरा वाला पेयर जो थांगता डांस है, ये गलत है। थांगता डांस कहाँ का है, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बता सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।